सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर रखा था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक, जिसमें हमने क्या क्या समझा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रम समझा था कि स्पेक्ट्रम होता क्या एक्चुअली। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड ऑफ 7 कलर्स। जब एक व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट करता है प्रिज्म से पास होने के बाद, तो उस बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम के हमारे दो टाइप के स्पेक्ट्रम थे। कौन कौन से? इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। कौन कौन से? इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो भी चीज हम लोगों ने देख रखा था। हालांकि मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब एक सोर्स होता है कोई लाइट का, एक लाइट का कोई भी सोर्स होता है जिसमें मान लो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट्स हैं, और जब ये लेट सपोज एमिट कर रहा है लाइट को, और एमिट कर रहा है लेट सपोज λ1, λ2, λ3, λ4 और λ5, मान लो ये 5 वेवलेंथ का लाइट ये एमिट कर रहा है ये सोर्स। यहां पे हम लोग क्या रखते हैं बताओ? क्या कहते हैं इसको? चलो, यहां पे है प्रिज्म। तो जब इस लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं, तो जो हमारा थीन शीट होता है, इस पे जब ये स्प्लिट करेगा तो 5 अलग अलग कलर्स में ये स्प्लिट करता है, हाँ कि ना? और ये पांचों कलर किसको डिनोट कर रहे होते हैं? ये पांचों वेवलेंथ के लाइट्स को, क्योंकि ये लाइट को एमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। वैसे ही हमने देखा था क्या किसके बारे में? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? लाइट्स क्या होती है? डिफरेंट वेवलेंथ्स की एब्जॉर्ब होती है, देन एमिट होती है। पहले एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे मान लो सेम चीज अगर मैं यहां पे समझाऊं, तो ये रहा, मान लो λ1 से लेके λ10, 10 वेवलेंथ की लाइट्स हम लोगों ने इसने एमिट किया इस सोर्स ने। अब इसने एमिट करने के बाद यहाँ पे जो हमने एक सोर्स लगाया जिसमें मान लो पास किया जब, तो λ1, λ3, λ5, λ7 और λ9, ये 5 वेवलेंथ की लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली। फिर उसके बाद इसको हम लोग किससे पास कराएंगे? प्रिज्म से। प्रिज्म से पास कराने के बाद ये जो शीट आएगा, जो इस पे लाइट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? अब जो एब्जॉर्ब हो गए वो तो नहीं आएंगे, जो बच गए वो आ जाएंगे। कौन कौन से? λ2 बच जाएंगे, λ4, λ6, λ8 एंड λ10। तो क्योंकि इसने लाइट को एब्जॉर्ब करके कुछ रख लिया ना यहाँ पे, देखो, देन इसको आगे भेजा। दैट्स व्हाई इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है। स्पेक्ट्रा भी दो टाइप का होता है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। अब जैसे जो हमारा बैंड ऑफ 7 कलर्स है वो किस में आता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। समझ में आया? अरे हाँ कि ना? और जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो इतना दूर कोई और लाइट रहेगा, फिर यहां पे गैप छोड़ने के बाद फिर कुछ और लाइट शो होगा, फिर कुछ गैप छोड़ दिया, फिर। तो ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप नहीं रहना चाहिए। जहां पे गैप्स आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस। और जहां पे गैप्स नहीं आते हैं, लगातार रहते हैं, लाइट्स कलर शो हो रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। हम लोगों ने देखा भी था, ये रहा प्रिज्म, देखो ये रहा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये सारी चीजें देख ली थी हम लोगों ने। ठीक है। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी देख लिया। ठीक है। यहां से हम लोगों ने रिडबर्ग फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये हमने निकालना सीख लिया था। सीख लिया था या नहीं? नहीं सीखा था रिडबर्ग फॉर्मूला निकालना? सही बताओ। चलो कोई बात नहीं, तो यहां से देख लेते हैं एक बार। आ जाओ, समझते हैं। अच्छा, ये सारा लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सब समझ ली थी। सारे टाइप के स्पेक्ट्रम हम लोगों ने देख लिया था। कितने टाइप के होते हैं? जैसे मान लो सबसे पहला क्या आता है सीरीज का नाम? लाइमन सीरीज। क्या आता है? फिर आता है बाल्मर सीरीज, फिर आता है पास्चन सीरीज, फिर आता है, बताओ बताओ, ब्रैकेट सीरीज, फिर आता है पीफंड सीरीज, और लास्ट में आता है हम हेरी। यही है हमारे पास 6 टाइप के। अरे हाँ कि ना?
लाइमन सीरीज किसको बोलते हैं? जो कहीं से भी कहां गिरे, 1 पे। n इक्वल्स टू इंफिनिटी से हो गया या कहीं से भी कहां पे गिरे, 1 पे। किसी भी स्पेक्ट्रल लाइंस के अगर वो 1 पे गिरता है तो उस सीरीज ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। अगर कोई भी कहीं से भी कहां से गिरे, 2 पे, n इक्वल्स टू 2 पे, सेकेंड लाइन पे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? बाल्मर सीरीज। मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूं तो फील आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। लाइमन सीरीज, कोई भी सीरीज अगर n इक्वल्स टू 1 पे, बाल्मर n इक्वल्स टू 2 पे, पास्चन ब्रैकेट पी फंड ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। जिसमें से बाल्मर सीरीज हमारा कहां पे लाई करता है? विजिबल रेंज में। कहां लाई करता है? विजिबल। ये लाइमन सीरीज यूवी रेंज में, और ये बाकी के जितने बच गए वो सब इंफ्रारेड से। क्लियर है? यहां पे देखो मैंने बताया इक्वल्स टू, अगर मैक्सिमम एनर्जी की लाइन कौन सी होगी इसमें? ये वाली, जो सबसे ऊपर से सबसे नीचे गिरे। अरे हाँ कि ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। यहीं पर हमारा जो था रीडबर्ग फॉर्मूला, ये उसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ देखिए इधर, अब रीडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है? जैसे जैसे कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आते हैं क्यों है? सबसे पहले तो ये समझो, ऊपर जाते हैं क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाता है कहीं ना कहीं से, सोर्स से एनर्जी मिल जाता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड। अब एक्साइटेड होते हैं तो वो अपने अपर ऑर्बिट में जाते हैं, एंड जब पहुंच तो जाते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं, ये मेरे लायक जगह नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं? वापस से नीचे आते हैं। तो जब वो नीचे आते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्म में आते हैं, वो लाइंस फॉर्म होते आते हैं, उसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसको हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अब हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग होता है। जैसे इंसान का जो फिंगरप्रिंट होता है ना, हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट क्या होता है? यूनिक होता है, अलग होता है। वैसे ही हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम भी अलग होगा, यूनिक होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं रीडबर्ग फॉर्मूले में। क्या होता है ये देखो, यहां से डायरेक्ट रिलेशन हम लोग निकालते हैं लैम्डा का। किससे? लैम्डा का। इसको क्या कहते हैं? म्यू बार बी, म्यू बार या वी बार, वेव नंबर बोलते हैं ना, 1/λ। याद आ रहा है? क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है आर जेड स्क्वायर अपॉन में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसका एक बात बस ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है अभी, रेशियो पूछा था नीट में अभी, ठीक है। रेशियो था, दो दे रखा था कि एक मान लो इलेक्ट्रॉन दूसरे से तीसरे से दूसरे पे गिर रहा है और एक छठे से चौथे पे, तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा वेवलेंथ का? ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा हुआ था। ठीक है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बेसिकली लोग फर्स्ट कहां जाते हैं? फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब रखने में n1 n2 की वैल्यू। जैसे चौथे से अगर दूसरे में गिर रहा है, लेट सपोज कोई इलेक्ट्रॉन कहां से गिर रहा है? चौथे से दूसरे में, तो हमेशा सर n1 किसको ले और n2 किसको ले? तो ये कंफ्यूजन आज के बाद आप लोग का नहीं रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। n1 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, सॉरी n2 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन n1। n2 हमेशा बड़े वाले को लेंगे। तो अगर मैंने कहा चौथे से दूसरा गिर रहा है, यानी n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और n1 की वैल्यू 2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आर क्या है सर? रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है? 106977 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, इसमें यहां पे लिख देता हूं, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, जेड क्या है? सबको पता है, क्या ये? एटॉमिक नंबर। और n1 n2 तो पता ही है, बता दिया मैंने, ऑर्बिट्स नंबर होते हैं। और ये ध्यान रखना, n2 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन n1। क्लियर है? राइट इट डाउन।
हो गया? चलिए, लिख लिया आपने? ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म्स है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अरे हाँ कि ना? अब मिनिमम एनर्जी के लिए क्या करेंगे, देखो इधर कह रहे हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी का तो N2 और N1, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट किसको कैसे किया है, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर होता है। N2 किसको लिया है? बड़े वाले को, बड़ा गया यहाँ पे इंफिनिटी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट, एक्साइटेशन एनर्जी क्लियर है? क्या होता है एक्साइटेशन एनर्जी? वैसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है, मतलब अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में मदद करती है, उसको क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए किसी का एक्साइटेड स्टेट में अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उससे एक कम ही लेते हैं एन की वैल्यू। ठीक है, अभी वैसे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, सेपरेशन एनर्जी भी की एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट टू इंफिनिटी। समझ में आया? किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कहां सेपरेट करना है? इंफिनिटी पे, उसको क्या कहते हैं? सेपरेशन एनर्जी। हालांकि ये उतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फिर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा, ये वाला चीज हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये बता दिया था मैंने। अरे हाँ कि ना? ठीक है, कौन सा जो लाइंस है, सीरीज ऑफ लाइंस है, कौन से रीजन में फॉल करता है और क्या होता है उसकी N2 N1 की वैल्यूज। ठीक है, चलिए सो आते हैं फिर वापस पे अपना नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चंस कर ले। चलिए फिर बताइए। ध्यान रखना, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बोला है। सोच लो थोड़ा। आया? बी, ए, डी, डी। ओके, अच्छा डी कैसे कह रहा है भाई तुम उधर? बी, बी इज द राइट आंसर। अबे 4 to 2 बोल, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो ना, कह रहा है विच टू विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन बोर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बिलोंग्स। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या होता है? 3 से 2। अरे भैया यही तो होता है, n = 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया मान लो 4, तो लाइमन तो हो गया। बाल्मर के लिए क्या होता है? पहला लाइन तो यही होता है ना, 3 से 2, फिर सेकेंड लाइन क्या होता है? 4 से। समझ में आया?
क्लियर है? पता नहीं तुम 6 से 2 कैसे, तुम लास्ट लाइन पूछा थोड़ी है यार। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड लाइन ऑफ बालमर सीरीज बोला है, सॉरी सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोला है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होता है? हैं 2 से 1, तो सेकेंड क्या हो जाएगा? 3 से 1, तो यानी 3 से 1 गिर रहा है, यानी N2 क्या हो गया? ये हो गया N2 और ये हो जाएगा N1। अब कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज वेवलेंथ इज इमिटेड फोटोन, वेवलेंथ दे रखा है इमिटेड फोटोन का, क्या आएगा? C। देख लेते हैं भाई, इमिटेड फोटोन 1 बाई लैम्डा R Z स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। यही सॉल्व करेंगे क्या? बोलो। अब सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 3, ठीक है। पहले तो इधर निपटा लो, कितना आ रहा है? ये हो गया 9, 8/9, क्लियर है। और इधर कितना है? 9/8 आर। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर दूं? 9 में, तो 8 ऊपर चल जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 8r/9? ये कैसा है, समझ में आया ना? लैम्डा की वैल्यू कितने की मैंने? 9/8 आर, 9 तो जब मैं 1 अपॉन लैम्डा करूंगा तो ये तो ऊपर जाएगा ही ना मेरे भाई, ठीक है। अच्छा है, और यहां पे क्या है सर? R Z स्क्वायर। देखो अब इधर 8 से 8 गया, 9 से 9 गया और R से R गया, तो Z स्क्वायर की वैल्यू कितनी बची? 1। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और Z1 किसके लिए होगा? ठीक है। H प्लस के लिए क्यों नहीं होगा? H ही क्यों होगा? H प्लस क्यों नहीं होगा? बोलो। ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर जो अला है वो भी समझ में आ रहा है। H यार यही होगा, ये नहीं होगा भाई। इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है ना, निकला है, तो कुछ चार्जेस बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ना, निकला है ना, तो प्लस चार्ज फॉर्म होगा कि नहीं होगा एटम पे? समझ में आया? ये ध्यान रखना, न्यूट्रल के लिए फिर थोड़ी करेंगे। चलिए, क्लियर है क्वेश्चंस? और करना है कुछ क्वेश्चंस है भाई? पक्का? लो करो। बी भाई, कुछ तो है ही। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे भाई? देखो इधर वेवलेंथ कितना दे रखा है? लैम्डा की वैल्यू 900 नैनोमीटर, यानी कि 900 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। कह रहा विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस पर्पस? आर की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन, तो निकाल लो यार। नहीं निकलेगा क्या? बोलो। चल भाई बता, निकाल दिया था ना? बताओ कैसे निकाला?
ठीक है, वाह, हाँ अच्छा ठीक है, आगे। किधर की साइड 9 आ जाएगा? क्यों भाई? अच्छा, ऑप्शन से सॉल्व करा, वही तो है बात, यहां से सॉल्व नहीं कर कर पाए ना। तुमने क्या किया, ऑप्शंस को बारी बारी से पुट करके चेक किया, एंड दिस इज अ गुड ऑप्शन ऑल्सो, है ना। कि तुम क्या करो, जब क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड है तो सीधे ऑप्शंस पे जाओ ना, और ऑप्शंस को बारी बारी से पुट करो। अब 5 और 3 पुट करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार इन्फिनिटी से 3 पुट करो, इन्फिनिटी से 1, इन्फिनिटी से 2 पुट करो, किसी ना किसी में तो आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। और करना है? लो बताओ। जो तुम आंसर बोल रहा कोई है ही नहीं। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे भाई, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? बताओ भाई, बताओ बताओ, बोला कैसे आंसर दे? क्या होती है? तुम जो बोल रहे हैं तुम्हारे कानों में खुद पहुंच रहा है तो कि तुम क्या बोल रहा है? चल बता अंशुल। क्या? हाँ, क्या इन दोनों में? हाँ ठीक है, चलो लाइमन और पास्चन ले लिए, बताओ। तो दोनों का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना आ रहा है? एक का कितना आ रहा है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या? एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि ये लाइमन सीरीज का एनर्जी मैक्सिमम का होगा इन्फिनिटी टू 1, यानी N2 क्या हो गया? इन्फिनिटी, और N1 क्या हो गया? 1। पास्चन सीरीज क्या होता है भाई? तीसरा, जब कहीं से भी तो उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी कि इन्फिनिटी टू 3, तो इसकी इंटू हो जाएगी ये, और इसका N1 हो जाएगा ये, ठीक है। और इन दोनों का जो है क्या कह रहा है, रेशियो दिया है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बोला था ना मैंने, अभी बताया था ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या? एनर्जी मैक्सिमम। तो एनर्जी मैक्सिमम तो क्लियर है, ये भी बता दिया था मैंने, अरे हाँ कि ना? कॉन्सेप्चुअली करो चीजों को, हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो द स्पेक्ट्रल सीरीज आर, रेशियो 9 आ रहा है। क्या? अब इनका रेशियो निकाल लो और चेक कर लो, तो 9 किसका आएगा? वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, चलिए फिर अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए ये। ठीक है, हाँ बंद करो उसको। अब बोर एटॉमिक मॉडल को जब हम लोग समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रदरफोर्ड मॉडल से, ठीक है। रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी वहां से हम लोग स्टार्ट करके इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या था? कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था? एटम के स्टेबिलिटी को, कि एटम स्टेबल है या नहीं है। वहां पे एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था? मैक्सवेल। क्या नाम था?
उन्होंने क्या कहा, क्यों एटम स्टेबल नहीं थे, लिमिटेशंस में है उसका ये समझो। मान लो ये एक एटम है जिसका ये हो गया न्यूक्लियस। अब क्या होता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है या मूव करता है तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ कि ना। तो इसने ये कहा कि जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है ऑर्बिट में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव करने से ये क्या करेगा, एनर्जी का लॉस। क्या करेगा, एनर्जी का लॉस। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एनर्जी का लॉस करते 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 कहां गिर जाएगा, एटम के न्यूक्लियस में। फिर एटम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, एटम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। फिर तो अगर एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर रही है, फिर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट्स, अब ये रदरफोर्ड बता नहीं पाए थे ये बात क्या है, आखिर एक्चुअल बात क्या है, क्यों एटम स्टेबल है, समझ में आया। तो वहां पे ये आया इनका लिमिटेशंस। फिर आते हैं कौन, ये जब मैक्सवेल ने ये बात बोली कि एटम जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा। फिर आते हैं कौन, बोर। बोर का सबसे पहला पोस्टुलेट ही यही था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। उनकी एनर्जी क्या होगी, ना ही वो एनर्जी रिलीज करेंगे, मतलब वो कोई किसी टाइप का कोई भी एनर्जी रिलीज या लूज नहीं करेंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। दिन वहां पे जाके पता चला कि हाँ यस, अब कह सकते हैं कि एटम इज स्टेबल। क्या ये बातें समझ में आई, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं थोड़ी सी, है ना। यहां तक क्लियर है। इसको स्टेटमेंट्स फॉर्म में लिख लीजिए एक बार बोर का, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन revolves in an orbit, it neither loses nor absorbs energy, neither lose nor absorbs एनर्जी। किसी टाइप का ना ही कोई एनर्जी को लूज करता है और ना ही किसी टाइप का कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए इलेक्ट्रॉन व्हेन, अच्छा एक चीज और, इसको लिखने से पहले समझो एक चीज, बोर ने क्या बताया था, पहले ये चीज समझो थोड़ा सा, थोड़ा इसको और थोड़ा सा ना फील लेते हैं इसका। मान लो ये एटम है, ठीक है, उसने ये बोला था कि अगर वो अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने एनर्जी को ना ही एब्जॉर्ब करेगा ना ही एमिट करेगा, वो घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। क्यों घूमते रहेगा ये भी अभी पता करेंगे हम लोग। घूमते ही क्यों रह रहा है, कहां से फिर उसको एनर्जी मिल रहा है, या ऐसी क्या चीज है जो उसको घुमा रही है, ये भी तो जानना है। अरे हाँ कि ना, पहले तो ये होगी। अच्छा मान लो अब ये जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इस ऑर्बिट में, इसको एनर्जी मिल गया कहीं से, क्या मिल गया, तो क्या अगर इसको एनर्जी मिलेगा तो क्या ये एक्साइट नहीं करेगा, करेगा। ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अपने अपर ऑर्बिट्स में जाएगा और फिर नीचे भी आएगा, कभी कभी एनर्जी को लूज भी करेगा, कभी कभी एनर्जी को गेन भी करेगा, लेकिन घूमते वक्त कोई एनर्जी लॉस नहीं करेगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है डिफरेंस, समझ में आ रहा है मैं क्या करूं। अगर कोई बाहर से एनर्जी मिल रही है तब तो उसको लेके एक्साइट करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, लेकिन खुद से एनर्जी लॉस नहीं करेगा, घूम रहा है तो घूमते ही रहेगा। क्या ये चीज समझ में आई कि बोर ने क्या कहा था। अब लिखो, लिखो कि इलेक्ट्रॉन व्हेन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू अपर ऑर्बिट,
या हायर ऑर्बिट, जो भी लिखना चाहो, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। समझ में आया? कि मतलब मान लो कि ये कोई एटम है, ये रहा उसका ऑर्बिट पहला, ये रहा उसका ऑर्बिट दूसरा। अब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या है, रोटेट कर रहा है। मान लो इसको कहीं से बाहर सोर्स से एनर्जी मिल गई, तो इसने ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपने एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा। क्लियर है? तो डायग्रामेटिकल भी समझते रहिए, लिखते रहिए। ठीक है, क्लियर है? यहां पे जरा मेरे को एक बात बताओ, चेंज इन एनर्जी क्या आएगा, डेल्टा ई। देखो समझते हैं, मान लो इसको 1 पॉइंट, इसको मान लो 2 पॉइंट, अरे हाँ कि ना, इसको मान लो 1, इसको, तो क्या होता है, E2 माइनस E1, जो कि क्या आएगा, पॉजिटिव। अरे हाँ कि ना, क्या आएगा, अगर चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव, यानी कि एनर्जी क्या हुआ है बेटा, एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना, एब्जॉर्ब। यही अगर मैं देखूं यहां पे कि इलेक्ट्रॉन व्हेन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, it releases energy। it releases energy का मतलब क्या सर, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, फिर यहां से इसने एनर्जी को क्या किया, एमिट किया, रिलीज किया, तो ये अपने लोअर एक्साइटेड स्टेट में, मतलब लोअर अपने ग्राउंड स्टेट में आ गया। ये मान लो 1, ये मान लो 2 पॉइंट इसको। अब चेंज इन एनर्जी कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। समझ में आया? क्योंकि पहले इसमें भी चेंज क्या लिखेंगे, चेंज किसके बराबर लिखेंगे, E1 माइनस E2। सर E1 माइनस E2 क्यों लिखेंगे सर, E2 माइनस E1 नहीं लिखोगे क्या सर? यहां पे तो आपने E2 माइनस E1 लिखा है, अब यहां कह रहे हो आप E1 माइनस E2, अपने मन से सर कुछ भी कह रहे हो आप, ऐसा नहीं है। चेंज कैसे कहते हैं, पहले बाद वाला फिर पहले वाला करते हैं ना, हाँ कि ना, बाद माइनस पहले, तो ये बाद में कहां आ रहा है, 1 पे, पहले कहां था, 2 पे, तो मैंने क्या लिखा, E1 माइनस, यहां पे जरा देखेंगे, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, यहां पे कहां था बाद में, 2 पे, पहले कहां था, और मैंने क्या कहा, बाद माइनस पहले, तो बाद E2 माइनस E1, और यहां पे E1 माइनस। क्या समझ में आया, ये क्यों आया, कोई दिक्कत तो नहीं यार? ठीक है, हाँ, तो कॉन्सेप्चुअली भी समझते रहना है। तो रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक, और यहां पे जो हमारी हीट होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? पहला क्या था, पहला हम लोगों ने क्या समझा, इसका पहला पॉस्टुलेट क्या था कि जब भी कोई एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी को रोटेट करते वक्त लूज नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलता है कहीं बाहर से, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर ऊपर से नीचे भी आएगा, तो वहां हम लोगों ने देख लिया। दूसरा इसका डाउट आया, दूसरा इसने क्या चीज एक्सप्लेन किया, दूसरा इसका पॉस्टुलेट समझेंगे हम लोग, वो ये है कि मान लो ये 2, पॉस्टुलेट नंबर 2, इसको 1 लिख लेना आप लोग।
ठीक है, मान लो अब क्या डाउट आया कि भाई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, अरे हाँ कि ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहा है ना, किस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ये तो ठीक है ना, समझ में आ गया सबको, हाँ सर ठीक है रोटेट कर रहा है, रोटेट, बट किस ऑर्बिट में। तो इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट ओनली in that orbit in which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। क्लियर है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर, क्लियर है, तो रोटेट उसी ऑर्बिट में करेगा जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h अपॉन 2 पाई का, इंटीग्रल मल्टीपल n मान लेते हैं, यहां से एक रिलेशन ये आ गया, मतलब जो n की जो इसमें वैल्यूज होंगी, या तो क्या होगी, n की जो वैल्यूज होंगी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कभी 2.5, 3.5, 3.7, 2.7, ये सब नहीं होगा, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होंगी, डेसिमल वाली वैल्यूज नहीं होंगी, क्या होंगे, इंटीजर वाली वैल्यू होंगी। क्लियर है, राइट इट डाउन। ये तो पहला इक्वेशन मान लीजिएगा, इन सब का यूज करके अभी आगे डेरिवेशन करेंगे हर एक चीज का। देखिए ठीक है, मोमेंटम तो हम लोग को पहले से पता होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। हो गया, तो दूसरा पोस्टुलेट समझ में आया, अरे हाँ कि ना, किसी को दिक्कत। अब आते हैं तीसरे पोस्टुलेट पे। तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, अब समझो, हम लोगों ने जो डाउट क्रिएट किया था, मतलब जो डाउट हमारे मन में आया था, क्या आया था कि सर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, आप कह रहे हो एनर्जी भी लूज नहीं कर रहा, अगर वो ऑर्बिट में, मैं नहीं कर रहा हूं, वो बोर कह रहा है, ठीक है, कि एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, तो सर घूम कैसे रहा है फिर, अगर आप उसको एनर्जी उल्टा दे रहे तो एक्साइट कर जा रहा है, और एनर्जी लूज भी नहीं कर रहा है, तो घूम कहां से रहा है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। ये डाउट क्लियर है, क्या डाउट क्लियर है आपको कि डाउट एक्चुअल में है क्या, अरे हाँ कि ना, डाउट ये है कि हमने कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट करेगी तो एनर्जी को लूज नहीं करेगी, तो यानी सर उसको एनर्जी देंगे तभी तो घूमेगा, तो जब एनर्जी दे रहे तो एक्साइट करेगा, पर एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है, तो भाई वो घूम कैसे रहा है फिर, ये अभी हम लोग जानेंगे। क्लियर है, तो लिख लो पहले इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो, इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे लिखो, नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, नेट attraction force on electron by nucleus is balanced by net attraction force on electron by nucleus is balanced by centrifugal force on an electron, on an electron, write it down। क्लियर है, अब समझो, थ्योरी वोरी जो लिखवाना पड़ रहा है ना तुम लोगों को, चलो
मान लो ये इलेक्ट्रॉन है जो यहां पे रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। हमेशा इलेक्ट्रॉन पे जो रोटेट कर रहा है उस पे दो तरीके का फोर्स लगता है। कितने तरीके का फोर्स लगता है? दो तरीके का। एक तो हम सबको पता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। अरे हाँ कि ना? तो ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, तो जब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कौन सा फोर्स कहते हैं? कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा Fe, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो क्या आएगा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब K पता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको भी मैं लिख लूंगा। अब Q1 Q2 क्या है? एक सर Q1 क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और इसका डेरिवेशन याद हम लोगों ने पहले किया था, कितना किया था? प्लस Ze। कैसे आया? चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन न्यूक्लियस का मतलब क्या है? चार्ज ऑन, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होता है, और एक प्रोटॉन पे कितने का चार्ज होता है? प्लस ही। एक प्रोटॉन का कितने का चार्ज आता है? और क्या जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर भी होता है? अरे हाँ कि ना? तो और एटॉमिक जेड होता है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पे प्लस ही का चार्ज, तो जेड प्रोटॉन्स पे प्लस। क्लियर है? और ये तो इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या लिखूंगा? जेड ई, और ये हो जाएगा ई, ठीक है, प्लस ई। अरे बोलो, प्लस जेड ई और प्लस ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये हो गया अपन में आर स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा? के जेड ई स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर। अब बहुत लोगों का यहां पे ये आएगा डाउट, जिनको नहीं आ रहा है उनको आना चाहिए कि सर आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही क्यों नहीं पुट किया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही क्यों नहीं पुट किया? बेटा फोर्स में ना मैग्नीट्यूड लेते हैं। जब हम लोग फोर्स लिखते हैं तो क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड। जब एनर्जी लिखते हैं ना तो क्या लेते हैं? फिर लेते हैं प्लस माइनस। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? जब हम लोग ये अगर मान लो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा होता के Q1 Q2 बाई आर, तो वहां पे लेता मैं माइनस। समझ में आ रहा है? ये चीज ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ गया? के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो यहां पे एक ये भी फोर्स लग रहा होगा। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है तो उसमें दो फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल मतलब क्या? जो सेंटर की तरफ लगे, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो सेंटर के बाहर लगे। अरे हाँ कि ना? तो ये रहा सेंट्रीफ्यूगल, और इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं। अब मान लो, अच्छा ये क्या लग रहा होगा? mv स्क्वायर बाई आर। ये कितना लग रहा होगा? यहां पे मैं लिख देता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। अब समझो इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, समझेंगे ध्यान से। मैं कह रहा हूं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। यानी इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल। तो कैन वी राइट कि mv स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर से आर घटा तो यहां से mv स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसको भी ध्यान रखिएगा एज अ सेकंड इक्वेशन, राइट इट डाउन। हो गया है भाई? ठीक, बढ़ो आगे। यहीं से हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर यू कैन से पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है वो कौन से ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है? इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट।
क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है उसकी रेडियस, इसको पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एटम। ठीक है, ये बोर का क्या है? तीसरा पोस्टुलेट। अब यहां से डिराइव कर सकते हैं, जैसे एम वी आर इक्वल टू क्या है? एन एच अपॉन में 2 पाई। एक तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन अपने पास अभी यहां पे लिखवाया हमने, देखो क्या है? एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू में क्या था? के जेड ई स्क्वायर बाई। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? यहां से अभी मैंने डायरेक्ट लिखा था कि फिर एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाई में आर। ये क्लियर है? अब यहां पे मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या आ गया? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? अब मैंने क्या किया? वेलोसिटी को एलिमिनेट कर दिया। यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दूं क्या? अरे बोलो, यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी के जेडी स्क्वायर बाई में एम आर। अरे हाँ कि ना? इसको उठा के यहां पुट करो तो देखो एम स्क्वायर अपॉन में इंटू में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम इंटू आर, इधर हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। क्लियर है? अरे बोलो यार, ये कट गया आपका, ठीक है, ये इधर कट गया आपका, ठीक है। यहां पे क्या आ गया? एम के जेड ई स्क्वायर इन आर भी है इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। क्लियर है? हमें क्या निकालना है? रेडियस। अरे हाँ कि ना? तो रेडियस क्या हो जाएगा? यहां से रेडियस हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में एम के जेड ई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर, यही होगा। अब देखो एन क्या है? रेट उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट में। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.36 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड, जो भी है। मास हो गया। के क्या है? 9 इंटू 10⁻9। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻19 4 पाई स्क्वायर। तो इन सबकी वैल्यूज को रख के क्या बोला मैंने? एच की वैल्यूज रख लो, फिर आप ये क्या कहते हैं, के की वैल्यू रख लो, ई की वैल्यू रख लो, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन सब की वैल्यूज रख के जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी आएगी रेडियस की, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो आएगी 0.529 एन स्क्वायर बाई में जेड इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग। दिस इज द रेडियस ऑफ पोजीशन ऑफ nth ऑर्बिट। लिख लीजिए 0.529 एन स्क्वायर बाई में जेड। एन तो क्लियर है, जिस ऑर्बिट में होगा इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसका पोजीशन हो जाएगा, फिफ्थ ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट। और जेड क्या हो गया? एटॉमिक नंबर।
ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट लिखिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट क्या हो गया? चलो चलिए, अब वेलोसिटी निकालने के लिए अब हमें पता है क्या सर, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, एन एच अपॉन में 2 पाई एम इंटू आर। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या देखना है सर, हमने यहाँ पे आर की एक स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट की है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, इतना बड़ा है ना, क्या है, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम के जेड ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, अब इस आर की वैल्यू वहां से पुट कर देनी, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एन एच अपॉन में 2 पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे सब कुछ कटा कुटा के जो वेलोसिटी बचेगा अपना वो लिख दीजिए, ये ऊपर भेज दो चुपचाप इसको, तो क्या हो जाएगा, 4 के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, के पता है सबको, क्या 9 इंटू 10⁻⁹ जेड हो गया एटॉमिक नंबर, ई हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। अरे हाँ कि ना, और ये क्या हो गया nth ऑर्बिट का, ये एच फिर वापस से प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है 6.36 इंटू 10⁻⁻34। क्लियर है? अरे हाँ कि ना, पाई की वैल्यू आप ले लो यहाँ पे 3.14। और इन सब की वैल्यूज जब वापस से डाल के हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो वेलोसिटी क्या आया 2.18 इंटू 10⁸ जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। राइट इट डाउन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के करीब है ये। क्या आ रहा है, जेड बाई एन, ओ सॉरी एम लिख दिया मैंने, जेड बाई एन। ठीक है, क्लियर है? यहां से कुछ रिलेशंस देखेंगे अभी हम लोग, लिखो पहले जल्दी, लिख लिया ना। देखिए रेडियस क्या निकाला सर हमने nth ऑर्बिट का 0.529, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। वेलोसिटी क्या निकाला सर nth ऑर्बिट का 2.18 इंटू 10⁸ जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहां से कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, अगर मैं रेडियस बढ़ाऊं ऐसे एन को बढ़ाऊं तो क्या वेलोसिटी घट जाएगी? यहां पे मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज ये प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, ये कह सकता हूं, और यहां पे क्या कह सकता हूं, रेडियस डायरेक्टली टू एन स्क्वायर बाई, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, हाँ कि ना? तो अगर मैं एन बढ़ाऊं तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। देखो यहां पे देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, लेकिन रेडियस क्या होगा,
जाहिर सी बात है ना मेरे भाई, अगर मैं n को बढ़ा रहा हूं, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, n बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा रेडियस है वो भी तो बढ़ेगा, तो n को बढ़ाने से रेडियस बढ़ रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दूर है, अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाते जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम, क्योंकि ऑर्बिट का साइज क्या आ रहा है, बढ़ जा रहा है, और जो क्लोजर टू न्यूक्लियस है उस ऑर्बिट का साइज क्या है, छोटा है। तो बड़े साइज के ऑर्बिट को कवर करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे हाँ कि ना यार, और वेलोसिटी भी कम रहेगी और इसकी वेलोसिटी तुरंत कवर कर लेगा, अरे हाँ कि ना। अगर वही मैं बात करूं जेड की, तो अगर मैंने जेड बढ़ाया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एटॉमिक नंबर के बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है, कल याद करो क्वेश्चंस कर रहे थे, एक पहला क्वेश्चन स्टेप वाइज वाला जो ग्राफ बन रहा था, तो जेड के बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन जेड के बढ़ाने से रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जेड के बढ़ाने से रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये लिख लो। ये रिलेशन याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, लिख लिया, लिखो क्वेश्चन एक छोटा सा, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ Li+2, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ Li+2। निकाल लो, क्या इसमें दिक्कत क्या है। जेड बाई इनपुट कर दो, जेड क्या हो जाएगा, Li है तो कितना हो जाएगा 3 और n हो जाएगा सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट करना, सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग, नेक्स्ट लिखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट में तो क्या पोजीशन है उसका ये पता लग गया, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये भी पता लग गया, लेकिन पता क्या नहीं लगा अभी तक, एनर्जी, कि उसकी एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अब अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो चर्चा में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या होता है हाफ m, वेलोसिटी निकाला हमने, पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अरे हाँ कि ना, क्या होता है वेलोसिटी, कहाँ से सर पुट करेंगे वेलोसिटी, अरे डायरेक्ट वही मत पुट कर देना, 2.18 पता लगा पुट कर रहे हैं, नहीं भाई, mv² बाई में r kze² अपॉन में r², यहाँ से वेलोसिटी पुट कर सकते हैं क्या, बताओ क्या देगा, r कट गया तो क्या देगा kze² अपॉन में mr। अरे हाँ कि ना, पुट करो, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू kze² अपॉन में mr, m से m कट जाएगा, हाँ कि ना।
तो हाफ के जेड ई स्क्वायर वाई में आर। क्या आया ये? काइनेटिक एनर्जी। क्या आया? काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखिएगा पहले तो। ठीक है ठीक है ठीक। दूसरा देखते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जरा बताना मेरे को थोड़ा तो। अच्छा जरा काइनेटिक एनर्जी में भी देखो, क्या अगर रेडियस को सॉरी रेडियस को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? तो वेलोसिटी भी क्या थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी रेडियस के, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? काइनेटिक, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट उससे रिलेशन भी अगर निकाले, ये भी लिख लेना आप लोग, लिख लो अभी। लिख लिया क्या? चलो हो गया ना? अरे भाई रेडियस बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? घटेगा, और यानी कि वेलोसिटी भी क्या होगी? घटेगी। ठीक है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा जो उसका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। अरे हाँ कि ना? ये Q1 क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, जो कि किसके बराबर होता है? वैल्यू बताओ कितना बताया अभी पीछे? जेडी प्लस जेडी, और ये हो गया चार्ज न्यूट्रॉन। तो क्या आ जाएगा? के इंटू जेड ई इंटू माइनस ई। अब देखो पुट किया ना मैंने? अरे हाँ कि नहीं? मैंने क्या बोला था कि फोर्स में हम लोग क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड। एनर्जी में मैं नेगेटिव साइन पुट करूंगा अपॉन में आर। तो यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या आएगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई में आर। हाँ कि ना? बताओ भाई। अब टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड, यही होता है टोटल एनर्जी। जरा दोनों को जोड़ना जरा। माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, प्लस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई में आर। तो यहां से क्या हम लोग एक आ जाएगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई में आर। बताओ तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई में, देखो जरा सब लोग, आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई एक में से आधा को माइनस कर दिया तो माइनस, ठीक है, माइनस वन प्लस हाफ कितना आएगा? माइनस हाफ ही तो आएगा। एक सेकेंड, मैंने क्या लिख दिया? हाँ ठीक है। अब हाँ लिख लो। हो गया? तीनों फॉर्मूला आपके सामने है। किसका किसका सर? काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का। अब जो जो मैं पूछूं बताना मेरे को, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? इतना मारूंगा ना भिगा, देख रहे हो भाई साहब, गधवी बात कर रहा है यार तुम। नेगेटिव साइन को क्यों भूलना है? मतलब सारी चीजें सामने दे रखी हैं तब भी नहीं बता पा रहे हो तुम लोग। पेपर में तो भाई कुछ नहीं दिया रहेगा। ऐसा होता है चलो सर नहीं दिया है फिर पूछ रहे हैं, सामने दिया हुआ है। चलो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टोटल एनर्जी का रेशियो बताना कितना आएगा? 2:1। क्लियर है? और काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टोटल एनर्जी का रेशियो बताना कितना आएगा? ठीक है,
लिख लो ये रेशियो, ये याद रहना चाहिए। या तो तुम ये फॉर्मूले याद रखो, या तो तुमको मतलब अगर फॉर्मूले याद है तो रेशियो निकाल लोगे आराम से, और नहीं तो फिर याद रखो फिर फॉर्मूले भाई चुपचाप। ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी यहां से डिराइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। के जे डी स्क्वायर अपन में आर की वैल्यू वापस वही जो हमने वी में पुट किया था ना, वहां से आर की वैल्यू यहां पुट करेंगे और फिर वॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हम लोग कर देंगे। और आंसर हमारा जो एनर्जी आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में एनर्जी आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। यहां पर टोटल एनर्जी को मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, ध्यान रखना। टोटल एनर्जी को किससे डिनोट कर रहा हूं, पता लगा ई को, मतलब टोटल एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी का मतलब क्या, विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब एनर्जी, ठीक है ना, -13.6 इंटू, बताओ क्या होगा, जरा इस रिलेशन को देखो, बताना। कौन बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है भाई तुम? पढ़े हो ना आप लोग 11th में, सॉरी 11th में। याद करो, हाँ। और किस में, ईवी के साथ और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर एटम। क्या बोल रही है, लिख लो। अब इसमें ना बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है, सर क्या यहाँ पे जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर लगाएं, कहाँ एन स्क्वायर अपन जेड आ रहा है, कहीं जेड अपन एन आ रहा है। ठीक है, तो इसको ना अलग से लिख लेना। ये वैल्यूज तो याद रहता है कि -13.6 है, 2.18 इंटू 10⁸ है, ठीक है, या रेडियस में 0.529 है, ये तो याद रहेगा। लेकिन ये जो जेड और एन का रेशियो है ना, कहाँ स्क्वायर लगाना है कहाँ नहीं लगाना, ये इसमें बहुत दिक्कत आता है, तो इसको अलग से लिख लेना। ठीक है, क्लैरिटी मिल जाएगी फिर। ठीक है, ये लिख लो, ईवी पर एटम। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन लिख लो एक छोटा सा, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन second orbit of He प्लस आयन। एनर्जी निकालना है किसमें, सेकेंड ऑर्बिट में, किसका, He प्लस का। तो फॉर्मूला बैठा तो -13.6 इंटू जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या, ओ कितना बड़ा कैलकुलेशन कर दिया है आज आप लोगों ने, क्या बात है सर, क्या बात है सर। देख रहे हो कैलकुलेशन तो हमारे गांव-गांव में चर्चा है सर। किसको, एटॉमिक नंबर 4, क्या बात है यार। कभी कभी मेरे को लगता है ना